दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मिश्र और अभी हम अपने कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ अपने जो मेहमान हैं उनसे परिचय कर लेते हैं। सामने जस्ट दाहिने बगल में हमारे देखिए जगदीप सिंह संधू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो है इस समय हिसार में रहते हैं। YS गिल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप उनसे बातचीत करते रहते हैं, वो आपके सामने होते हैं। नीचे प्रोफेसर रविंदर गोयल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वो जो है लगातार हम लोगों के बीच रहते हैं और अपना पक्ष पेश करते हैं तमाम विषयों पर। शशिकांत जी आगरा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राजनीति विज्ञानी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तमाम सवालों पे विचार रखते हैं अलग अलग। इंद्रेश मैखुरी जी हैं, भाकपा माले के नेता हैं और वहाँ के स्टार कहिए तो जो चर्चित कुछ नेता हैं उत्तराखंड के उसमें शुमार होते हैं। तो हम लोग आज जो विषय है वो बात करेंगे, गुप्ता ब्रदर्स नाम आ रहा है, यूएई में उनकी गिरफ्तारी हुई है और बड़ा मसला है। वैसे तो साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच का है मसला, लेकिन वो भारत से इस लिहाज से जुड़ जाता है क्योंकि गुप्ता ब्रदर्स भारत के रहने वाले हैं और यहाँ भी उनके कारोबार रहे हैं। और पिछले दिनों उत्तराखंड में एक शादी हुई थी उनके बेटे की, बहुत चर्चित शादी थी जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उसमें उत्तराखंड की सरकार शामिल थी। तो किस लिए गिरफ्तार हुए, क्या मसला है और शादी से कैसे जुड़ता है, बीजेपी और उसकी सरकार से कैसे जुड़ता है गुप्ता ब्रदर्स का मामला, इस पूरे पक्ष पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा जगदीप सिंधु जी, पंजाब में एक डेवलपमेंट हुआ है, वहां एक तो राहुल गांधी ने दौरा किया, मूसेवाला घर गए हैं और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही मूसेवाला मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो उस पर बातचीत रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से जिसको शशिकांत जी रखेंगे और फिर इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी शशिकांत जी। नमस्कार सभी को। मेरे पास जो खबरें हैं उनमें आरंभ करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां अभी कुछ दिन पहले समिट हुआ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और ये बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो है उत्तर प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और मुख्य रूप से रक्षा उपकरण बनाने और रक्षा सामग्री बनाने का जो है यहाँ प्रयास करेगा। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी उनको कमिटमेंट कर चुकी है और ये बताया जा रहा है कि दक्षिण एशिया में रक्षा सामग्री उत्पादन के हब के रूप में उत्तर प्रदेश में अडानी ग्रुप जो है निवेश करेगा। महत्वपूर्ण बात यही होगी कि ये निवेश कितना होगा, कब होगा, कितना होगा, तो ये आंकड़ा है कि बताया जा रहा है कि इसमें 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से ये पहली खबर है। दूसरी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां की ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बीजेपी को बंगाल बांटने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बांटने नहीं दूंगी। ये खास संदर्भ इसलिए आया है क्योंकि गोरखालैंड के पक्ष में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कुछ बयान दिए और उन्हें ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल को बांट करके दो राज्यों में दो इकाइयां बनाने की केंद्र सरकार इस पर कवायद कर रही है। तो ये वक्तव्य जो है काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। तो इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामाजिक राजनीतिक हलकों में आ रही हैं। और एक अन्य खबर है जहां की एक जो विवादास्पद बयान देने वाले जो व्यक्ति हैं, नित्यानंद यति नरसिम्हानंद, इन्होंने कहा है कि 17 जून को वो इस्लामिक किताबों को लेकर के जुमा की मस्जिद में, जामा मस्जिद में जाएंगे। तो ये एक खबर है और इस तरीके से एक तरह से माहौल को पोलराइज करने की पूरी कोशिश का हिस्सा है। इसी बीच जो एक सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी सिडनी में एंटी इस्लामिक, इस्लाम के विरोध में वहां भी बयान दिया है, जिस पर वहां ऑस्ट्रेलिया में उनकी निंदा हो रही है। और ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे दौर में जबकि तालिबान से संबंध सुधारने के लिए भारत सरकार जो है लगातार संपर्क में है और वहां एक विदेश मंत्रालय का एक टीम भी गई हुई है जो उनसे वार्ता कर रही है। और वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो अब तक कुल 12 इस्लामिक देशों ने भारत में जो बयान दिया गया उसकी निंदा की है, जिसमें मुख्य रूप से कतर के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव और इंडोनेशिया भी शामिल है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी
भारत को नसीहत दी है और कहा है कि भारत को सहिष्णुता की नीति को फॉलो करना चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू शशिकांत जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये संख्या 20 हो गई है, जो आप 12 अच्छा। बता रहे हैं, ये 20 देशों ने भारत की भर्त्सना की है। ओके, चलिए मैं अपने उसमें संशोधन करता हूँ। संशोधन नहीं, मैंने तो सुझाव के तौर पर, बुरा न माने। हाँ। इस बीच में मुंबई की पुलिस ने नुपुर शर्मा से पूछताछ की है और ये भी बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। एक अन्य डेवलपमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन, जो अभी ईडी के गिरफ्त में हैं, उनके और उनके परिजनों के यहाँ छापा मारा है और उसमें बताया जा रहा है कि 2.85 यानी 2,85,00,000 रुपए का कैश, गोल्ड और इस तरह की चीजें बरामद की गई हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इतना कुछ जो है उनके यहाँ पाया गया है। अब इसकी हकीकत क्या है वो आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से और इसमें बयानों में दिया जाएगा। और ये कुछ मेरे पास खबरें थी और अभी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे उस संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो गुप्ता ब्रदर्स अरेस्ट हुए हैं, तो एक तरह से वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हम पूरे पार्टी की संरचना को देखें और इसके तमाम व्यावसायिक घरानों से संबंधों को देखें तो ये जग जाहिर है। ये चीजें इस पर हम लोग आगे जाकर के परिचर्चा करेंगे। ये चंद खबरें थी मेरे पास। महेंद्र मिश्र जी। शुक्रिया शशिकांत जी। और मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीप जी, आज जो राहुल का दौरा हुआ है, कांग्रेस नेताओं की कुछ गिरफ्तारी हुई है और मूसेवाला मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। तीन पर आपका क्या अपडेट है आपके पास? जी, सबसे पहले तो जो पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, राहुल गांधी का दौरा आज मूसेवाला गांव में शुभदीप सिंह के घर पहुंचना और उनके माता पिता को ऐसे वक्त में सांत्वना देना। आपको याद होगा कि 3 तारीख को भगवंत मान उनके यहाँ पहुंचे थे। 4 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनके माता पिता की मुलाकात चंडीगढ़ में करवाई गई थी और आज सुबह ही श्री अकाल तख्त साहब के मुख्य जत्थेदार यानी हरप्रीत जी भी उनके यहाँ माता पिता से मिलने और इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना देने पहुंचे थे। कहा जाता है कि ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे पंजाब को हिला के रख दिया है और बहुत से लोग हैं जो इस एक कत्ल के इस घटना पे, इस दुखद घटना पे इस परिवार के साथ है। लेकिन उनके पिता, उनके माता पिता वो बड़ी विनम्रता से अभी सभी का और देख रहे हैं कि उनके बेटे के इस अकस्मात हुए निधन पे और इस तरह की घटना पे उनको क्या न्याय कौन दिलाता है। दूसरी जो बड़ी घटना हुई है पंजाब में वो आज बड़ी इंटरेस्टिंग है। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, जो कि जंगलात और सामाजिक न्याय और कल्याण के मंत्री रहे हैं, उनकी आज पंजाब विजिलेंस की टीम ने तड़के 3:30 बजे अमलोह से, जो उनका पैतृक स्थान है, वहां से उनकी गिरफ्तारी की। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो एक भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जो पहले से कार्रवाई चल रही थी उसके तहत की गई है। उसमें एफआईआर दर्ज करके और उनको सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये सारा जो मामला है, इस मामले में कथित तौर पर जो साधु सिंह धर्मसोत हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मंत्री रहे, वो लगभग अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रहे और लगभग पूरा कार्यकाल उन्होंने किया और उस दौरान उन्होंने जो जंगल विभाग के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पेड़ों की कटाई थी उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, कथित तौर पे कहा जाता है कि वो प्रति कॉन्ट्रैक्टर 1 करोड़ रुपया लेते थे और वहां करीब 100 कॉन्ट्रैक्टर और फर्म इस कार्य में लगे हुए थे। दूसरा, इसमें यह कहा जाता है कि प्रति वृक्ष एक
कथित तौर पे एक अमाउंट है, एक रुपया 500 रुपया प्रति वर्ष इनके पास पहुंचता था, और ये सारे मामले में नीचे से लेके ऊपर तक सारे जो सभी का हिस्सा बंटा हुआ था, और इस प्रकार का एक इन पे आरोप लगता। अगला चार्ज जो इन पे लगा हुआ है वो इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का है। उसके अलावा जब ये जो इनका दूसरा विभाग था जो सामाजिक कल्याण और न्याय का था, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस संक्षेप में और रखने की कोशिश करें। हाँ जी, संक्षेप में ही है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक कल्याण विभाग में भी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं उसका भी एक बहुत बड़ा स्कैम इनके नाम पे, इनके लिए, इनके ऊपर उसके आरोप लगते रहे हैं। तो आज जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये पंजाब में जो अमला है, पुलिस प्रशासन की जो फेरबदल हुई है, तो उसमें वीरेंद्र सिंह को अभी पंजाब विजिलेंस का चीफ डायरेक्टर लगाया है। तो उसके बाद से ये सारी फाइलें जो पहले धूल फांक रही थी, और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते थे कि मेरे पास सभी की फाइलें रखी हैं और मैं इनको भगवंत मान को, वर्तमान मुख्यमंत्री को दे सकता हूं, तो ये किसी ना किसी तरह से ये बहुत सी दबाव की चीजें हैं, दबाव की बातें हैं जो ये करते चले जा रहे थे। और लेकिन खैर ये कार्रवाइयां तो होनी ही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपनी तरफ से एक एजेंडा रहा है कि वो किसी भी तरह से करप्शन को, भ्रष्टाचार को वहां से मिटाना चाहते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से, और पुलिस की जो जितनी भी इसमें इंक्वायरी हुई है, तफ्तीश हुई है सिद्धू मूसावाला के कत्ल के केस में, उसमें करीब 8 संदिग्ध को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके फोटो सार्वजनिक हो गए हैं और उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध हो गई हैं और बहुत सी परतें खुलने लगी हैं। और इसी के चलते हुए ये पता लगा है कि सिद्धू मूसावाला की कत्ल की जो साजिश है वो बहुत पहले जनवरी के आसपास कहीं बन चुकी थी, और उसमें जो इशारा है वो तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किया गया था, और उसी के कुछ लोग हैं जो इस सारे मामले में संलिप्त पाए गए हैं। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और बहुत जल्दी ही इसमें बहुत और भी नए खुलासे होके और जो संदिग्ध हैं उन तक पुलिस की पहुंच बनने के आसार हैं, जो पुलिस के द्वारा बताया गया। जी जी, तो देखिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, गिरीश मालवी, सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे हैं और आर्थिक सवालों पर लिखते हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और गुप्ता ब्रदर्स वाले मामले पर हम लोगों ने इनको जो है बुलाया है और इनसे बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने मुख्य विषय की, वही गुप्ता ब्रदर्स की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है यूएई से। उसमें अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता, 2 भाई जो इनको गिरफ्तार किया गया। अजय गुप्ता को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, वो जो है पुलिस कस्टडी से बाहर है, और इंटरपोल को साउथ अफ्रीका ने मामला दिया हुआ था। चूंकि यूएई के साथ उसका जो है प्रत्यर्पण, उसकी संधि नहीं थी, लिहाजा वहां मामला फंसा हुआ था। अब प्रत्यर्पण संधि हो गई थी, 2021 में वो हो गई थी। उसके बाद माना जा रहा है कि उसको साउथ अफ्रीका जो है प्रत्यर्पित करा के अपने यहाँ ले जाएगा। आपको बता दें कि मामला भारत से इस लिहाज से जुड़ जाता है कि भारत में सहारनपुर में गुप्ता ब्रदर्स का घर है। 93 में ये कारोबार के लिहाज से साउथ अफ्रीका चले गए थे, और उसमें जो नया रेजिम आया था, जो नया दौर आया था साउथ अफ्रीका में, कहिए तो श्वेत जो शासन खत्म हुआ था, उसके बाद उसका पूरा इन्होंने फायदा उठाया इन ब्रदर्स ने। और कहा जा रहा है कि सहारा कंप्यूटर से लेके फिर गोल्ड माइन से लेके विमानन, तमाम क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप किया, बड़ी पूंजी बनाई। और वहां के जो राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, उनसे इनके घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते बाद में विकसित हुए, और वो भ्रष्टाचार के स्तर पे कई बार जो गठजोड़ के रूप में सामने आए। और कहा जा रहा है कि रिश्ता इतना घनिष्ठ था कि जुप्ता बोला जाता था, टर्म के तौर पर, टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और दोनों के पारिवारिक रिश्ते इतने घनिष्ठ थे। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 2 लोग हैं, और वो दोनों लोग जो है सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे उस मुद्दे पर। गिरीश मालवी से मैं शुरुआत करूंगा और फिर इंद्रेश जी के पास आऊंगा। जब उत्तराखंड में औली में जो है उनके बेटे की शादी हुई थी, और उसमें जिस तरह से पैसा बहाया गया था, 200 करोड़ रुपए की शादी हुई थी, पूरी सरकार लगी हुई थी आवभगत में, तो उस पर इंद्रेश जी के पास आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं गिरीश मालवी जी से। गिरीश मालवी जी, जो गिरफ्तारी हुई है, जो पूरा प्रकरण है, क्या है, कैसे है, और इस बारे में अगर आप रखें तो बेहतर रहेगा। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं शायद आपको किया हूं। मैं
आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है। जी जी हाँ, देखिए, सहारनपुर के गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। और जैसे हम अडानी अंबानी को मोदी और इस तरह की पॉलिटिक्स के उसमें जानते हैं, वैसे ही गुप्ता बंधुओं की पॉलिटिक्स जैकब जुमा के साथ में जोड़ी जाती है। देखिए, सहारनपुर से वो काफी पहले वहां से माइग्रेट कर गए थे, पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई थी। और सबसे पहले उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में हीरा कारोबार में अपना स्थान जमाना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका हीरा व्यापार की बड़ी बड़ी वहां पे खदानें हैं और काफी हीरा वहां से निकाला जाता है। तो शुरुआत उनकी वहीं से हुई और उस व्यापार में उन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू किया। जब राजनीति के उस वक्त जैकब जुमा भी अपने मतलब अपने राजनीति में आए थे और उनके साथ में उन्होंने पूरा एक नेक्सस सरीखा एक बनाया और उसके बाद वो धीरे 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 सत्ता की सीढ़ियों पे जैकब जुमा चढ़ते गए और यहाँ पे साथ ही गुप्ता बंधुओं का भी अपना एक उरूज का दौर शुरू हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पे मतलब अगर गुप्ता बंधु की बात की जाए तो गुप्ता बंधुओं ने अपना एक मीडिया चैनल भी खोला था और पूरा वहां पे एक अखबार चलाते थे, द एज के नाम से वहां पे अखबार था। और उसके अंदर गुप्ता बंधु और जैकब जुमा की जो सारे जिस तरह के प्रोपेगेंडाज वो चलाया करते थे, तो उससे जैकब जुमा की जो पार्टी थी उसको बहुत फायदा पहुंचा और धीरे धीरे करके वो बड़े बनते गए। अभी जो अब ओली में जो शादी हुई है वो तो खैर गुप्ता बंधुओं के उतार था, लेकिन जब एक 2013 में उनकी जब शादी हुई थी उनके परिवार में, तो यहाँ से मतलब आप मान के चलिए कि बड़े बड़े जो दिग्गज, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आजम खान हो या अन्य दूसरे भी नेता हो, वे भी वहां पे पहुंचे थे और सीधे उस हवाई अड्डे पर उतरे जो हवाई अड्डा दक्षिण अफ्रीका में पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सकता था, बड़ा मतलब सेना का एक अड्डा था। तो उस पे बहुत आलोचना हुई कि हाँ आपने कैसे उनको ऐसी अनुमति दे दी। गुप्ता बंधुओं का जेट एयरवेज के जो मालिक रहे हैं, जो नरेश जी रहे हैं, उनसे बड़ा गहरा संबंध रहा है और उनके ही जो दुबई में जिस तरह से वो छुपे हैं जाके, जब ये घोटाले के खबर मिलना शुरू हुई और जिस तरह से वो छुपे हैं दुबई के अंदर जाके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो रहा है कि दुबई में हीरा व्यापार का भी केंद्र रहा, दुबई में जेट एयरवेज के मालिकों का भी बड़ा लंबा संबंध रहा और भी जो दूसरी चीजें हैं दुबई से जुड़ी हुई हैं वो भी अभी अब जैसे हमें अपने सामने आ रही है कि यूएई ने जिस तरह से भारत को एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है नुपुर शर्मा वाले बयान के ऊपर, तो इस गिरफ्तारी को उससे जोड़ के भी अभी देखा जा रहा है। एक मैं ध्यान और दिलाऊं कि दरअसल जो महेंद्र भाई ने बहुत अच्छा बोला कि जुप्ता जो थे, तो गुप्ता को जुप्ता बोला जाता था, गुप्ता बंधुओं को जुप्ता बोला जाता था, इतने ज्यादा जैकब जुमा से उनके क्लोजली रिलेशन थे। जैकब जुमा का जो पूरा परिवार है, उस परिवार में उनके बेटों को नौकरी देना, उनके पत्नी के नाम से कुछ फर्म्स खोल देना और इस तरह से पूरे बहुत लंबे स्तर पे घोटाले हुए। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो पिछले साल एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में उस दंगे में भारतीय मूल के लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और बड़ा मुश्किल में पड़ गया था। वो पूरा पिछले साल का जो दंगा था तो उसमें पूरा भारतीय समुदाय बहुत मुश्किल में नजर आ रहा था। तो उस जो गुस्से की जो वजह थी, जो मूल वजह थी, वो गुप्ता बंधुओं का भ्रष्टाचार ही मूल उसकी वजह थी। और बड़ा उन्होंने इस बारे में बहुत देखा जाए तो दुनिया का सबसे मतलब अगर दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में, पूरी अफ्रीका की राजनीति में गुप्ता बंधु बिल्कुल इस तरह का नाम है कि आज उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता है। तो ये पूरी जो गिरफ्तारी है,
अब दिक्कत एक और चीज आती है, एक समस्या जो यहाँ पे अपने को हमको जो समझ में आती है कि गुप्ता बंधुओं का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारतीय नेताओं का भी और भारतीय पूंजीपतियों का भी रहा। तो अब जो एक नए तरह का हमको सामने आएगा, जो इंटरपोल ने शायद गिरफ्तार किया है उन्हें, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि क्या इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है या वहां की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी चीज है कि उनका जो एक इंटरनल पूरे जब खुलासे होंगे कि किन लोगों का पैसा वो इस्तेमाल कर रहे थे, कि जैकब जुमा का पैसा था या भारत के कुछ नेताओं से जुड़े हुए या भाजपा के भी कुछ नेताओं से जुड़े हुए लोगों का था। एक और चीज मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, वो ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी एक ब्रांच खोली थी और ये पहली ओवरसीज ब्रांच थी वहां की बैंक ऑफ बड़ौदा की। और इसी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच की सहायता को लेकर उन्होंने अपना जो पूरा कारोबार है वो जमाया था और बैंक ऑफ बड़ौदा खुद इस ब्रांच को लेके इतना मुश्किल में पड़ा था कि उसने अपनी सारी ब्रांचेस बंद करना पड़ी थी एक टाइम पे आके। तो ये मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा नेक्सस है और धीरे धीरे अब इसकी शुरुआत होगी इसके सारे किस्से खेलने की। जी महेंद्र भाई। जी तो ये जो लास्ट में आखिरी में गिरीश मालवी जी ने कहा है कि ये गुप्ता ब्रदर्स की जो गिरफ्तारी है उनके अपने काले कारनामों के चलते हुई है, साउथ अफ्रीका से जुड़ती है, लेकिन ये सीधे जुड़ जाती है भारत से जब आता है कि उसमें किसका जो है इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो पूंजीपति हैं, भारत के जो नेता हैं। उत्तराखंड में जो शादी हुई थी उसमें जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की शिरकत हुई थी और दूसरे लोग भी उसमें भागीदारी किए थे, वो क्यों किए थे, क्या रिश्ता है, ये महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है। और अभी जब पूछताछ होगी और चीजें बाहर आएंगी तो एक के बाद एक परतें खुलेंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कुछ परतें हमको लगता है इंद्रेश मैखुरी जी भी खोल सकते हैं, क्योंकि औली में जब शादी हो रही थी तो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी और इंद्रेश जी बहुत नजदीक से वहां देख रहे थे। उस पूरे पक्ष को उसको रखते हुए बीजेपी नेताओं के कैसे रिश्ते रहे हैं और किस तरह से उस पर अगर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इंद्रेश जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ जी। देखिए ऐसा है कि ये आज गिरफ्तारी हुई है, उस पर गिरीश मालवी जी ने एक बात रखी है और उसके अलावा तो ये कहा गया भाई दक्षिण अफ्रीका में जो उनका पूरा कारनामा है उसको दक्षिण अफ्रीका में कहा गया कि स्टेट कैप्चर एक तरह से उन्होंने किया, तीनों गुप्ता बंधुओं ने। ये कहा जाता है कि तकरीबन 500 बिलियन रैंड यानी 37 बिलियन डॉलर्स लगभग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खजाने से एक तरह से भ्रष्ट तरीके से हासिल किया। लेकिन ये जो औली में शादी हुई असल में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये शादी सरकार इस समय 2019 में जब ये शादी हुई जून 2019 में, उस समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी है, और उस सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और त्रिवेंद्र रावत ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के कहा कि हम औली को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए ये शादी कराई जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई वहाँ क्या क्या खाना बनेगा, कौन कौन गेस्ट आएंगे, ये भी त्रिवेंद्र रावत ने घोषित किया। और 200 करोड़ रुपए की वो शादी हुई, उसको लेकर के, क्योंकि औली एक बुग्याल उसको हमारे यहाँ कहते हैं, बुग्याल को अंग्रेजी में कहते हैं एल्पाइन मीडोज। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर मखमली घास के मैदान इनको समझ सकते हैं, जिनको यहाँ बुग्याल कहते हैं, अंग्रेजी में अल्पाइन मीडो कहते हैं। तो बुग्याल औली चूंकि एक बुग्याल है और वहाँ हाई कोर्ट का एक पुराना फैसला था जिसमें कहा गया था कि बुग्यालों में किसी तरह की कैंपिंग नहीं होगी, उत्तराखंड हाई कोर्ट की। तो जब लोग हाई कोर्ट इसको लेकर के गए तो त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने हाई कोर्ट में कह दिया कि वो तो बुग्याल है ही नहीं औली, बल्कि बुग्याल तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर कहीं है, वहाँ नहीं है। और 200 करोड़ रुपया उस शादी में खर्च किया गया। तो एक तो शादी ये पहलू है, लेकिन दूसरी बात है कि वो शादी कब हो रही थी, तो वो शादी 2019 में हो रही थी, जबकि इससे पहले का जो घटनाक्रम जिस पर गिरीश मालवीय जी ने भी बात की कि 2016 में एक तरह से 2013 में एक शादी से, जिसकी तरफ गिरीश जी ने इशारा किया कि 2013 में एक शादी से ही खुलासा, दक्षिण अफ्रीका में भी लोगों को शादी से ही पता चला कि भाई कोई गुप्ता बंधु भी हैं। और जब प्रिटोरिया के मिलिट्री बेस पर वो शादी में लोगों को एक तरह से भारतीय जो गेस्ट थे उनको प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस पर उतारा जाने लगा, तो वहाँ एक रेडियो जर्नलिस्ट बैरी बैटमैन ने
इस बात पर स्टोरी किया, उससे मामला खुला कि अच्छा ये कौन गुप्ता है, तो पता चला कि गुप्ता तो वो है जिन्होंने जुमा के साथ मिलकर के जुप्ता हो गए और सब हजम कर लिया है। और उसके बाद 2016 तक आते आते सारा मामला खुला तो गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका से फरार हो गए और 2018 में जेकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ा। जेकब जुमा तब से जेल में है। तो 2016 में वो फरार हो चुके थे। तब से दक्षिण अफ्रीका ये कोशिश कर रहा था कि दुबई के यूएई के साथ उनकी प्रत्यर्पण संधि हो जाए। और उसके बाद 2019 में ये शादी होती है, यानी कि तब वो दक्षिण अफ्रीका के कानून के भगोड़े थे जब यहाँ उनकी शादी करवाई जा रही थी। और न केवल शादी कराई गई बल्कि 2017 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की गई। वाई सिक्योरिटी से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको प्रदान की गई। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया तो उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अपने पैसे पर जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं। बल्कि उत्तराखंड के अखबारों में यहाँ तक खबर छपी कि जो पुलिस वाले हैं उनकी सिक्योरिटी में बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो खूब टिप देते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी में उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड हुई। 2019 में वो शादी हुई और लंबे समय बद्रीनाथ मंदिर में 5 किलो सोना उन्होंने चढ़ाया। वो सोने का सिंहासन देना चाहते थे। 5 किलो सोना बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाया गया कि बद्रीनाथ मंदिर की जो छत है उसको सोने से मढ़ा गया। उस समय भी ये सवाल हुआ कि भ्रष्टाचारियों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अंततः 2 दिन में सहारनपुर के कारीगरों ने वो छत को 5 किलो सोने से मढ़ दिया। तो एक तरह से यहाँ उनका जो आर्थिक हित था 200 करोड़ रुपए की शादी हुई, जिसमें फिर कोर्ट ने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन तो नहीं बना, लेकिन औली के उन ढलानों पर उस शादी का सीवर बहता हुआ दिखाई दिया। वो गंदगी पूरी बह करके जोशीमठ की तरफ आई और उसमें कोर्ट ने उनसे पैसा, कुछ करोड़ रुपया कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको दीजिए। तो जो 200 करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे उनके लिए 1, 2, 3 करोड़ रुपया खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसमें जो बेसिक सवाल ये है कि भाई वो दक्षिण अफ्रीका के भगोड़े थे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। 2018 से 2021 में वो प्रत्यर्पण की संधि यूएई के साथ हो पाई है। तो ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आज के दिन पर हमारे यहाँ से विजय माल्या भागे हुए हैं, नीरव मोदी भागे हुए हैं, मेहुल चौकसी भागे हुए हैं, और ब्रिटेन में या जहां भी वो रह रहे हैं वहां की सरकार उनका कोई भव्य आयोजन करा दे तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लगभग वैसा ही उत्तराखंड की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे बढ़ करके कहा कि हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। और इसमें एक बात और है कि ये भी कहा जा रहा है, इसका बहुत पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको कुछ जमीन वमीन भी होटल बनाने के लिए त्रिजुगी नारायण के आसपास कहीं दी गई। तो इस तरह का एक नेक्सस है जो काम कर रहा है, जो बाहर के आर्थिक अपराधियों को इन्होंने एक तरह से अपने यहाँ उनका वेलकम किया। जबरदस्त रेड कारपेट वेलकम एक तरह से वो था। जी इंद्रेश जी, अगले चरण में आपके पास आएंगे। अब दोहराव ना हो, उससे आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा अपने आगे आने वाले वक्ताओं से कि इसका क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है? जिस तरह से भारत इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चे में है किन्हीं वजहों से। अभी एक मामला चल रहा है मोहम्मद शाह वाला, उसमें जिस तरह से जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं खाड़ी देशों की और उस पर सत्तारूढ़ सरकार को जो है कदम उठाने पड़े हैं। और इसी तरह से गुप्ता ब्रदर्स का मामला आया है जिसमें कि सीधे जो है बीजेपी कई नेता जुड़ते हैं, सत्ता जुड़ती है उसकी, और एक नेक्सस दिखता है। क्या कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर कोई एक बदलाव आ रहा है जिसको इस तरह भी देखा जाए, इस तरह से भी देखा जा सकता है? इस एंगल को भी बातचीत में आगे रखिएगा अगर कोई समझ में आए तो। प्रोफेसर रविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस प्रकरण पर। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दक्षिण अफ्रीका जो है वो हीरे के व्यापार का केंद्र है। डे बियर्स जो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है वो सबसे बड़ी हीरा कंपनी है दुनिया की। और जिस हद तक गिरीश जी ने बताया कि इनका हीरे के व्यापार से संबंध है, तो मेरा अपना अंदाजा है कि इनके जो है
मेहुल चोकसी से भी रिश्ते होंगे और इनके जो है वो दूसरा जो भागा नीरव मोदी उससे भी रिश्ते होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हीरा व्यापार होने के चलते मुझे लगता है, जो गिरीश जी ने बताया कि ये जो प्रत्यार्पण संधि हुई है, इस प्रत्यार्पण संधि के तहत उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो शायद यूएई की सरकार नहीं चाहती है कि उनको साउथ अफ्रीका भेजा जाए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका गए तो उनके खिलाफ जो आजकल जुमा के विरोधी जो सत्ता में है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और तीसरी बात, ये जो याराना पूंजीवाद है ये सिर्फ अजय गुप्ता का ही नहीं है। हिंदुस्तान में इस याराना पूंजीवाद को पराश्रय देने का हमारी मोदी सरकार का एक लंबा इतिहास है। अडानी अंबानी के बारे में तो चर्चा होती ही रहती है। अजय गुप्ता जी ने जो त्रिपेंद्र रावत को कहा उनकी बात आई है। थोड़े दिन पहले ही अगर आपको याद हो तो एक ऋषभ अग्रवाल थे जिन्होंने एबीजी शिपयार्ड में 22,048 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। वो भी बैंक से जुटा हुआ था। जो दिलचस्प बात है उसमें देखने की कि वो भी एक बैंकों से जुटा हुआ था। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो हो रहा है इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं वो अभी आगे पता चलेगा। तत्काल मैं इसको नहीं समझता कि इसको इस तरीके से सोचा जाना चाहिए कि चूंकि सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान से आजकल इस हजरत मोहम्मद साहब के मामले में नाराज है इसलिए ये कार्रवाई हुई है। गिल साहब अनम्यूट कर लीजिए अपना। इसमें सबसे दुख की बात यह है, फिर म्यूट हो गया, देख लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जो लोग लिप्त हैं करप्शन में, गुप्ता ब्रदर्स के मामले में, ये लोग सब एएनसी के लोग हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक क्रांतिकारी बॉडी रही है जिसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ बहुत वाइडली करप्शन है, बहुत वाइड करप्शन है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और ये जो है अभी भी लगता है कि उसको एक्सट्राडिट किया जाएगा कि नहीं, अभी शक है कि अभी जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे साउथ एएनसी की गवर्नमेंट है और वो नहीं शायद उसको एक्सट्राडिट करेगी क्योंकि वो सब लोग वहाँ मिले हुए हैं इसके खिलाफ जो हुआ था, इसके खिलाफ जिस तरह से एक्सपोजर किया गया था। एक वहाँ पर पोर्टल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक पोर्टल है मैवरिक नाम का पोर्टल है। मैवरिक पोर्टल ने इसको एक्सपोज किया था। 200 इनके करीब 2 से 250 इनके मेल थे, उसको एक्सपोज किया था। एक करके मेल रोज इशू करते थे। उस मेल से पता लगा कि क्या क्या संबंध है इनके, किन किन से संबंध है, क्या इनके रिश्ते हैं। ये बेसिकली दलाल कम पूंजीपति भी है, दलाल भी है, दोनों काम करते थे। दलाली करते थे, बहुत से उन्होंने काम करवाया, उसमें कट पहुंचाने का काम, ये सारा काम इनका काम था। तो ये एक्सपोज पूरी तरह से हो चुका है और वहाँ पर वापस नहीं जा सकते। मगर अभी लगता नहीं है कि उनको एक्सट्राडिट किया जाएगा क्योंकि जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि एक्सपोज हो मामला, क्योंकि और बहुत लोग फंसेंगे जुमा के अलावा। जुमा के दोस्त और बहुत लोग हैं अभी जो सरकार में है वो भी फंसेंगे, तो नहीं चाहते हैं ये होना। मुझे नहीं लगता इस पर कुछ होगा कोई कार्रवाई। जगदीप जी अनम्यूट करिएगा। और क्या भारत में जो कुछ लोगों के रिश्ते हैं उस घोटाले में शामिल हैं उनके साथ वो भी, उनके चेहरे भी सामने आ सकते हैं, इसकी क्या संभावना है? देखिए, अभी जिस प्रकार से ये चीजें चलने लगी हैं और जिस प्रकार से ये खुलने लगी हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो जिसको क्रोनी कैपिटलिस्ट के और पावर ब्रोकर्स कहा जा सकता है। ये ऑलमोस्ट पावर ब्रोकर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। हालांकि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं और इन्होंने जितने ज़्यादा काम किए हैं और जो इनके कर्म बैंकों के साथ या फाइनेंशियल कर्म रहे हैं वो सारे एक्सपोज हो ही रहे हैं और धीरे धीरे और भी एक्सपोज होंगे। और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी मुझे लगता है कि और भी चेहरे बेनकाब होंगे और चेहरों को बेनकाब होना ही है, क्योंकि बहुत सी एजेंसीज हैं और बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ये सूचनाएं सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि इस सूचना क्रांति के समय में ऐसी सूचनाएं दबी रह सकती हैं या छुपाई जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं ये धीरे धीरे एक एक करके खुलते चले जाएंगे। और आपको याद होगा, अगर आप ध्यान से याद करें तो जापान में एक वक्त भ्रष्टाचार के मामलों में 7 प्रधानमंत्री बदले गए थे।
निरंतर। बहुत ज्यादा। तो ये चीजें चलेंगी, खुलेंगी और बदलेंगी, मेरा ऐसा मानना है। जी शशि जी, आप बताइए जरा, बैंक ऑफ बड़ौदा वहां था और उससे जब एक कुछ क्राइसिस में आए तो इनको कर्ज दिलाया गया था, पैसा दिलाया गया था, जिसमें बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा भी बंद हो गया, वहां से अपनी वो शिफ्ट कर लिया। तो क्या माना जाए कि सरकार के स्तर पे भी बड़े कोई मदद की गई है इनकी, इस तरह से भी देखा जा सकता है? शशिकांत जी देखिए, अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी माइंस के लिए वहां बिडिंग कर रहे थे, तो उस समय खबर आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि उसको 10,000 करोड़ रुपए का लोन दे। और उस समय ये बहुत मसला आया था। ये अलग बात है कि वहां के पर्यावरण समूहों के द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो वो वहां अडानी को कोल माइंस जो है वो नहीं मिल पाए। सवाल ये उठता है कि हम लोग ये पहले समझ लें कि खास तौर से जो मौजूदा दौर है, जब हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि पॉलिटिकल क्लास का मोनोपोली कैपिटल के साथ या एकाधिकार पूंजी के साथ एक गहरा रिश्ता है। कोई एक दो अलग अलग इकाइयां हैं और दोनों के बीच में किसी किस्म का याराना संबंध है। मेरा मानना है कि अब मामला उससे आगे जा चुका है। अब स्थिति ये है कि सीधे सीधे हम लोग एक किस्म का कॉर्पोरेट स्टेट हम लोग देख रहे हैं, जहां की कॉर्पोरेट ये तय करता है कि पॉलिटिकल क्लास कौन होगा, किस व्यक्ति को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, मीडिया में और हमारे नेता के रूप में, हमारे मसीहा के रूप में किसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, किसको सामने रखा जाएगा। तो एक तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क हमें लगता है समझने की जरूरत है। आज कोई भी पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो पिछले दिनों कृषि कानून थे, उसके एकदम ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे नीतिगत निर्णय पहले जो है वो अडानी अंबानी और इनके साइलोज पहले बनते हैं और सारी तैयारी इनकी, ग्राउंड वर्क इनके यहाँ पहले हो जाती है और बाद में एक आई वॉश किया जाता है और पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन किया जाता है। तो करप्शन का ये जो अभी गुप्ता का मामला है, एक बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब परतें खुलेंगी तो हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के स्तर पर और खास तौर से हिंदुस्तान के स्तर पर कैसे यहाँ की सरकारी पूंजी को, यहाँ के पब्लिक एसेट्स को कैसे शिफ्ट किया गया है और उसको नीतिगत निर्णय लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट ने कैसे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, ये सामने आएगा। तो हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म की बजाय हम लोग आज कहें कि अगर हिंदुस्तान एक कॉर्पोरेट स्टेट में कन्वर्ट कर गया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसी संदर्भ में देखना होगा। मैं तो इसको इसी रूप में। जी और देखिए हमारे पास 2 मिनट हैं, इसमें मैं चाहूंगा अगर कोई बात, क्योंकि अभी मेरे समझ नहीं आ रहा किस तरह से चीजों को बढ़ाया जाए, कोई बात लगता हो कि जिसमें बहुत जरूरी है वो आनी चाहिए, तो कोई भी साथी बढ़ करके रख सकते हैं। किसी से कोई बात छूटी हो? गिरीश जी, इंद्रेश जी। जी ये जो एक्शन लिया गया है नुपुर शर्मा पर, इसके पीछे क्या अंबानी अदानी भी हैं? अंबानी अदानी का बहुत से स्टेक्स हैं यूएई में। अदानी के अपना ग्लोबल अदानी जो है वहीं से ऑपरेट होता है, हालांकि उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, ग्लोबल अदानी, और उसका भाई वहाँ पर रहता है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी कई बार आया था वो। उस तरह के अंबानी का भी स्टेक्स है। अंबानी के रिलायंस के 20% शेयर सऊदी की जो मेन कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है सरकारी, उसने खरीदे हैं और यूएई में इन्होंने और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में जॉइंट वेंचर अभी किया $2 बिलियन का किसी कंपनी के साथ में यूएई में। तो इनका भी वहाँ बहुत स्टेक्स है, इनका भी प्रेशर होगा मुझे लगता है सरकार पर, उसके चलते जो इन्होंने एक्शन लिया है अपने नुपुर और दूसरे के बाद, ये लगता है। चलो एक अलग ऐड कर दूं महेंद्र जी, मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जिस क्रोनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे उसका एक टिपिकल एग्जांपल है। अगर पार्टी का प्रोफाइल देखी, मतलब कैसे गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो कैसे एक जूनियर पार्टनर के रूप में बिग कॉर्पोरेट कैपिटल के काम कर रही। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, अगर हम एडीआर की रिपोर्ट को देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो नेट एसेट्स हैं पिछले 7-8 सालों में जो बढ़े हैं, बीजेपी के पास 48.5 बिलियन रुपीस हैं आज की तारीख में, जबकि बीएसपी 7 बिलियन पर है, कांग्रेस 5.9 बिलियन रुपीस, सीपीएम 5.7 और एआईटीसी, ऐसे बाकी सारी पार्टियां सिंगल डिजिट में हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी है। तो ये हिस्सा कहां से आता है? ये हिंदुस्तान की इस पूरे दौर में
जिस तरीके का डिस्पोजिशन हुआ है उसमें हिंदुस्तान की जनता का चंदा का पैसा नहीं है। ये 48.5 बिलियन तो ये डिक्लेयर्ड है, बहुत सारा इसका हिस्सा जो अनडिक्लेयर्ड है, जो कि तमाम अलग अलग फॉर्म्स में है, जिनके सोर्सेज बताने के लिए पार्टी नहीं विवश है। तो एक तरीके से एक जो कॉर्पोरेट स्टेट में जो कह रहा था, और उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट है जिसके रूप में ये रूलिंग क्लास या ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये अपने सोर्सेज को बताते और ये बताते कि इनके तमाम रिश्ते कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम लोगों ने कोशिश की इस मसले पर बातचीत करने की, इसके जो विभिन्न पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ जो है यूएई और दक्षिणी अफ्रीका के बीच का नहीं है, ये भारत से जुड़ता है, और भारत में सिर्फ कुछ पूंजीपतियों से नहीं, भारत की सत्ता से जुड़ता है, जो इसमें मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है और जो सरकार है। लिहाजा इस पर हम लोगों की नजर। जी, एक छोटी सी बात बस, ये जो शशिकांत जी बता रहे हैं, ये जो कॉर्पोरेट पूंजी का रिश्ता है, इसके दो बड़े रिप्रेजेंटेटिव चित्र पिछले कुछ दिनों आए थे, अगर आपको याद हो, ख्याल करेंगे लोग। एक तो था कि ये क्या नाम है इसका, भरत झुंझुनवाला से मिलने मोदी जी गए थे, जिसके अंदर भरत झुंझुनवाला बैठे हुए थे और मोदी जी खड़े थे। और दूसरा चित्र आया था कि मुकेश अंबानी जो है मोदी जी की कमर पर हाथ रख रहे थे। मुझे नहीं लगता किसी पूंजीपति की इससे पहले प्रधानमंत्री के कमर पर हाथ रखने की औकात बनी हो। तो ये कारपोरेट के रिश्ते को ही दर्शाता है। मैं तो यही बात कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही इशारा किया। और सिंबॉलिक तौर पर अभी तक जो स्टेट सबसे ऊपर हुआ करता था, अब जो है स्टेट नीचे चला गया है, कारपोरेट की चरण में है, और वो कारपोरेट जैसे चला रहा पूरे देश को, उस तरह से चल रहा है। और प्लानिंग कमीशन से लेकर तमाम संस्थाएं जो भंग की गई थी, वो सीधे तौर पर इसी तरह का ये तो संदेश था, और इसी दिशा में चीजें अब चल रही हैं। तो मैंने कहा था कि अभी जब प्रकरण आगे बढ़ेगा और भारत से संबंधित कोई खबर आएगी तो उस पर फिर हम लोग एक बार बैठेंगे और बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर। गिरीश मालवी जी से एक अंतिम टिप्पणी ले लें इस मामले में, जो नेचर ऑफ। हाँ जरूर जरूर, गिरीश जी अगर आप कुछ कह सके तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए गिरीश जी। तो आपको स्टूडियो के नीचे होगा वो, जिससे म्यूट करना होगा। चलिए मैं यहां से देखता हूं सर। जी जी, अब आ रहा है जी। शशिकांत जी, जैसे आपने बता ही रहे थे कि क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, अब तो ये याराना पूंजीवाद से भी बहुत आगे निकल चुका है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जैकब जुमा की जो मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन तक की नियुक्ति गुप्ता बंधु करते थे। तो ये भी एक आरोप लगाया गया। तो आप खुद ही समझिए कि इस तरह का पूंजीवाद पे कॉर्पोरेट इतना हावी हो चुका है। और एक टाइम पे भारत में भी ये आरोप लगाए जाते थे कि अंबानी जो हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति किया करते हैं। और आज भी खैर आज तो हम जानते ही हैं कि जो सारे सरकारी जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो कितने ज्यादा हैं। अडानीज को कोयला मंगवाया जा रहा है अडानीज से, और जैसे आपने भी याद दिलाया कि उनकी ऑस्ट्रेलिया वाली खदान से स्टेट बैंक से पैसा दिलवाया गया है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी 2-3 महीने पहले ही उनकी खदान से कोयला निर्यात होना शुरू हुआ है। और आपको खबर होगी कि अभी सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि साहब आप अडानी को मतलब ठेके दें बाहर से कोयला आयात करने के। तो ये इस तरह की सारी जो चीजें हो रही हैं, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये एक तरह का गुप्ता बंधु वाला जो केसेस हैं वो यहाँ पे भी इस तरह से शुरू हो चुके हैं। और ये दिक्कत ये है कि ये खुलते बाद में है। जब शुरू हुआ था, जैकब जुमा बड़े नेता माने जाते थे। नेल्सन मंडेला के बाद में अगर आप देखें तो जैकब जुमा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और जैसे हम आज देखते हैं कि मोदी जी का बहुत प्रभाव है और बहुत ये है। लेकिन जब भ्रष्टाचार के खुलने शुरू होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अंदर ही अंदर कितने रेले चल रहे थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस दिन अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार के असली किस्से बाहर आएंगे तो लोगों की हो सकता है अंधभक्ति भी थोड़ी कम हो जाए।
और इसके साथ ही आप एक दूसरा इशारा भी कर रहे हैं कि जैकब जुमा जैसा कुछ मामला यहाँ ना हो। बहरहाल तो आज इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में। बहुत ही गहरी और परिचर्चा हुई है, गहरी से बातचीत हुई है। और आगे फिर हम लोग कल फिर एक बार जो है 7 बजे यहीं मिलेंगे, इसी स्थान पर, इसी समय, और फिर कल की खबरों पर बातचीत करेंगे। और दर्शकों को भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत